हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आर हिस्ट्री ऑप्शनल आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल की जो टॉपिक्स होते हैं उनके पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। हमने जो है फिलहाल सतवाना के पीरियड को कर रहे हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चंस हमने पहले भी अपलोड कर चुके हैं। आज जो है हम बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर सतवाहना के पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ फार डिड द सतवाहना कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द डेक्कन। क्वेश्चन की डिमांड को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में हाउ फार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सतवाना ने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बनवाए। एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि सतवाना का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना सिग्निफिकेंट था, और बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में उनकी एक्चुअल रोल की लिमिट्स क्या थी। इसलिए आंसर में 3 लेयर्स होनी चाहिए। सतवाहना पेट्रनेज, दैट इज बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंशन जो कि सतवाहना रूलर्स ने किया, है ना। लेकिन बैलेंस आंसर के लिए ये भी दिखाना है कि बुद्धिस्ट डेवलपमेंट सिर्फ रॉयल पैट्रोनेज से नहीं आया। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को मर्चेंट गिल्ड्स, लोकल एलिट्स, मंक्स और ऑर्डिनरी डोनर्स ने भी सपोर्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आंसर को लिखना है। इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन द सतवाहना एज which witnessed major expansion of rock cut architecture, stupas and Buddhist institution closely linked to trade and patronage। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जो होता है थोड़ा ना टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि सतवाहना एज जो है दैट विटनेस्ड मेजर एक्सपेंशन। यहाँ एक्सपेंशन डेलिबरेटली यूज किया गया है, मतलब बुद्धिज्म जो है सतवाना के टाइम सडनली स्टार्ट नहीं हुआ। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन डेक्कन में पहले से ही प्रेजेंट था, और सतवाहना पीरियड में इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड, इंस्टीट्यूशनल स्केल, आर्किटेक्चरल सोफिस्टिकेशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इंक्रीज हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वहाँ पे रहता था, बट सतवानास के टाइम पे फेवरेबल कंडीशन मिली फॉर द एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रॉक कट आर्किटेक्चर की देखें तो डेक्कन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की एक मेजर स्पेशलिटी थी रॉक कट ट्रेडिशन। इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग सेपरेटली विद ब्रिक्स और स्टोन्स, माउंटेन्स या रॉक को जो है काटा जाता था, कार्व किया जाता था और चैत्य और विहारास बनाए जाते थे। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। वी हैव कारले, भज, नासिक, कान्हेरी, है ना, अजंता। यह एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि वाई डेक्कन। डेक्कन में बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन होता है ना, और हिल्स अवेलेबल होती है, इसलिए मंक्स और क्राफ्ट्समैन जो है वो नेचुरली रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है स्तूपा। स्तूपा बुद्धिस्ट सेक्रेड आर्किटेक्चर का सेंट्रल एलिमेंट है। बेसिक लॉजिक है कि बुद्धा के जो रेलिक्स हैं, है ना, वो सेक्रेड मेमोरियल होते हैं। वहाँ पे स्तूपा बनाया जाता है, वहाँ पे पिलग्रिमेज और रिचुअल्स वगैरह होते हैं, और आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट भी देखने को मिलती है। सतवाना पीरियड में अमरावती जैसे सेंटर्स पर स्तूपा आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल आर्ट जो है वो हाईली डेवलप्ड हुआ। यहाँ सतवाना रोल को ओवर सिंप्लीफाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज अमरावती ट्रेडिशन का डेवलपमेंट मल्टीपल फेजेस और मल्टीपल पेट्रन से कनेक्टेड है। सो आंसर में बेटर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि सतवाना पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड पेट्रनेज हेल्प्ड बुद्धिस्ट सेंटर्स flourish while actually constructing and donation involved diverse social groups। ठीक है, हमने ये देखा यहाँ पे। ठीक है, अब जो आर्किटेक्चर है वो आइसोलेटेड बिल्डिंग नहीं था, उसके पीछे इंस्टीट्यूशन होता था। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम में मंक्स, टीचिंग, पिलग्रिमेज, डोनेशन, ट्रेड नेटवर्क्स, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ये सब का हमको देखने को मिलता है। इसलिए क्वेश्चन सिर्फ बिल्डिंग के बारे में नहीं होगा, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी एक्सप्लेन करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजली लिंक्ड टू अ ट्रेड एंड पेट्रनेज। ये इंट्रोडक्शन का कैजुअल मैकेनिज्म है। यही सेंटेंस का इंटेलिजेंट पार्ट है कि मॉन्यूमेंट्स के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आए। ट्रेड सरप्लस, मर्चेंट्स, गिल्ड्स, रूलर्स, एलिट्स, लोकल डोनर्स, है ना। डेक्कन में इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट के पास जो है वहाँ से निकलते थे, इसलिए ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे तो मोनेस्ट्रीज बीच में लोकेटेड मिलती थी, वहाँ पे रेस्ट करते थे, रिलीजियस एसोसिएशन उनका होता था, वो डोनेशन देते थे, और मोनेस्ट्री जो है वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड फाइनेंस्ड बुद्धिज्म, while Buddhism also became embedded in commercial network। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स में हमने लिखा है नैरेटिव स्कल्पचर। जो बुद्धिस्ट स्टोरीज वगैरह हैं वो
स्कल्पचर वॉल्स पे बनाई जाती थी, वो कहानियाँ सुनाई जाती थी, अमरावती रिलीफ देखने को मिलता है। वी हैव लाइमस्टोन आर्ट, हाई क्वालिटी स्कल्पचरल ट्रेडिशन देखने को मिलता है। रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। हमको केव मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नासिक केव्स वी हैव। रिलिजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो परमानेंट सेंटर्स बन गए। हमको यहाँ पे आर्टिज़न पैट्रोनेज देखने को मिलता है। क्राफ्ट्समैन जो है वो भी डोनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? वाटर इंजीनियरिंग का सिस्टम भी मिलता है, जैसे हमको नासिक के केव में जो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं। सांची में एडिशन जो है सतकर्णी 2 के टाइम पे हमको देखने को मिलता है ना? तो इसमें पता चलता है कि नॉर्थवर्ड भी जो है इन्फ्लुएंस वो एक्सटेंड हो रहा था। ट्रेड लिंकेजेस तो हमने समझ ही लिए हैं। आंसर को हम कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं? तो आंसर में लिखा है कि सतवाहना कंट्रीब्यूशन ले नॉट मेरली इन कंस्ट्रक्टिंग मॉन्यूमेंट्स बट इन फॉस्टरिंग अ ट्रेड अ सपोर्टेड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशनल एंड आर्टिस्टिक इकोसिस्टम अक्रॉस द डेक्कन। है ना? इस कंक्लूजन की स्ट्रेंथ देखो, नॉट मेरली इन कंस्ट्रक्टिंग मॉन्यूमेंट लिखा है। ये हाउ फार डिमांड को डायरेक्टली आंसर करता है। अगर हम सिर्फ बोलते सतवाना बिल्ड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट तो आंसर शैलो लगता, है ना? इंस्टेड मॉन्यूमेंट, इंस्टीट्यूशन, ट्रेड, आर्ट, पैट्रोनेज सबके बारे में हमने बात की है। सबको कनेक्ट किया है हमने, है ना? नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ट्रेड सपोर्टेड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन आर्टिस्टिक इकोसिस्टम, है ना? कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड एक्सपेंशन, मर्चेंट वेल्थ, डोनेशन, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन वगैरह में जो है लगे। चैत्यास, विहारा, स्तूपास बने, स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी बनी, कल्चरल एक्सपेंशन हुआ। तो फाइनल टेक अवे क्या हो सकता है कि सतवाना का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट पैट्रनेज को दिखाता है, इनडायरेक्ट इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है उसको भी फैसिलिटेट करता है। लेकिन बुद्धिज्म की ग्रोथ को सिर्फ रॉयल पैट्रनेज से एक्सप्लेन करना जो है शैलो होगा बहुत, होलिस्टिक नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनालाइज द रोल ऑफ सतवाहना इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? यहाँ कीवर्ड है एनालाइज। एनालाइज का मतलब है रोल आइडेंटिफाई करो, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो और सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करो। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि इंडो रोमन ट्रेड क्या है, इंस्टेड वो पूछना चाह रहा है कि सतवाहनाज ने इंडो रोमन ट्रेड को डेवलप करने में क्या क्या रोल प्ले किया। देयरफॉर आंसर को आइडियली जो है डेक्कन प्रोडक्शन, सतवाहना टेरिटरी, वेस्टर्न पोर्ट्स और रोमन वर्ल्ड के चेन में जो है हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है? इस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि द सतवाना कंट्रोल्ड डेक्कन बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरी ज़ोन लिंकिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन विद वेस्टर्न मैरिटाइम एंड रोमन कमर्शियल नेटवर्क। है ना? इंटरमीडियरी ज़ोन का क्या मतलब है कि सतवानास डायरेक्टली रोम के नेबर नहीं थे। रोमन मर्चेंट्स इंडिया के वेस्टर्न कोस्टल पोर्ट्स तक आते थे। डेक्कन के इंटीरियर में एग्रीकल्चर, है ना? एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सरप्लस, क्राफ्ट प्रोडक्शन, मिनरल, टेक्सटाइल, लग्जरी ये सब देखने को मिलता है, प्रोड्यूस देखने को मिलता है। पोर्ट्स लाइक भरूच ये जो है इम्पोर्टेंट थे, है ना? इन गुड्स को मैरीटाइम नेटवर्क से जो है कनेक्ट करते थे। इंटीरियर डेक्कन में हमको सतवाना कंट्रोल रूट्स देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना? जिसकी वजह से रोमन कमर्शियल वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट हो पाए। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ ज्योग्राफिकल पोजीशन। डेक्कन कनेक्टेड कोस्टल कॉरिडोर्स, वेस्ट और ईस्ट दोनों की तरफ जो है हमको इनके पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन वाज़ इम्पोर्टेंट। सेकंड इज़ एग्रेरियन सरप्लस। अब कोई भी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे देखी जाती थी, तो उनका एग्रेरियन बेस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था। क्या है होता है, एग्रीकल्चर सरप्लस अगर आपके पास में आता है, तो लोगों के पास टाइम होता है क्राफ्ट में इन्वॉल्व होने का, तो क्राफ्ट स्पेशलाइज़ेशन बढ़ती है। क्राफ्ट स्पेशलाइज़ेशन और एग्रेरियन आपके पास में सरप्लस है, तो आप एक्सचेंज कर पाओगे, है ना? यू कैन अर्न मनी, इससे जो है ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो हमको अर्बनाइज़ेशन देखने को मिलता है। अर्बनाइज़ेशन और प्रॉस्पेरिटी, इस तरीके से ये चेन रिएक्शन जो है वो काम करती है। ठीक है? तो एग्रेरियन सरप्लस देखने को मिलता है क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन के अलोंग लोकेटेड था, है ना? व्हिच इज़ अ फर्टाइल एलुवियल प्लेन, है ना? नेक्स्ट इज़ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अर्बन क्राफ्ट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट में दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड। ठीक है? अर्बन सेंटर्स बने, टाउन्स जो हैं उन्होंने कमर्शियल एग्रीगेटर की तरह काम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव
प्रतिष्ठान या पैठान जिसको बोलते हैं, ठीक है? मर्चेंट ग्रुप्स इमर्ज हुए, दे बिकेम अ की इकोनॉमिक एक्टर्स, फैसिलिटेटर्स, है ना? जैसे गंधकाज देखने को मिलते हैं हमको। मोनेटाइजेशन देखने को मिलता है। कॉइनेज जो है उसने भी ट्रांज़ैक्शन को फैसिलिटेट किया। लेड कॉपर कॉइन्स देखने को मिलते हैं हमको सातवाहन पीरियड में, ठीक है? रोमन कनेक्शन क्या है? डेक्कन पार्टिसिपेटेड इन वाइडर कॉमर्स, एक बड़े कमर्शियल नेटवर्क में दे आल्सो पार्टिसिपेटेड। रोमन कॉइन्स मिलते हैं यहाँ पे हमको, ठीक है? मैरीटाइम ट्रेड, यज्ञश्री में के जो कॉइन्स हैं वहाँ पे शिप मोटिव्स देखने को मिले हैं हमको, ठीक है? जो कि मैरीटाइम ट्रेड के बारे में, मैरीटाइम नेटवर्क के बारे में बताते हैं। रिलीजियस इम्पैक्ट क्या था कि मोनेस्ट्रीज़ को फाइनेंस किया इन्होंने, जैसे कार्ले या नासिक डोनेशंस हमको देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है कि रूट जो है कंट्रोल कर रहा है जो स्टेट, उसके पास ह्यूज रेवेन्यू आता है, ह्यूज पावर आती है ना? और प्रॉस्पेरिटी भी साथ में देखने को हमको मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने इनका पॉलिटिकल कंट्रोल देखा, हमने इनका जो है कंट्रोल ओवर द रूट्स देखा, अर्बनाइजेशन का फैक्टर भी देखा, है ना? जो मर्चेंट ग्रुप्स वगैरह इमर्ज हो रहे थे उनके बारे में देखा, ठीक है? एक ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक नेटवर्क को मैनेज कर रहे थे, है ना? और रोमन वर्ल्ड में इंडियन लग्जरी गुड्स की डिमांड भी थी। इसकी वजह से इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता था थ्रू पोर्ट्स, है ना? डेक्कन में प्रोडक्शन होता था, ठीक है? रोमन इम्पोर्ट भी आया करता था। ट्रेड जो है वो वन वे नहीं था। इंडिया में रोमन गुड्स या कॉइनेज भी आए। रोमन गोल्ड कॉइन फाइंड्स शो द इंटेंसिटी ऑफ कमर्शियल इंटरैक्शन। ऑल्दो कॉइन्स फाइंड को डायरेक्ट सतवाना स्टेट के रेवेन्यू का प्रूफ नहीं मानना चाहिए, बट हमको मिला है, ठीक है? नेक्स्ट कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट कि द सतवाना वर इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरीज rather than isolated beneficiaries of Indo-Roman commerce, converting geographical centrality into economic and political influence. क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरीज लिखा हुआ है ना? सतवाहनाज ने ट्रेड इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने एग्जिस्टिंग इंडियन ओवरसीज नेटवर्क को पॉलिटिकल टेरिटरी, प्रोडक्शन रूट्स और मार्केट्स के थ्रू फैसिलिटेट किया, ठीक है? ज्योग्राफिकल सेंट्रलिटी का क्या मतलब है ना? बहुत ब्यूटीफुल कॉजल चेन है। अब डेक्कन की लोकेशन जो है ट्रेड रूट्स के अलोंग लोकेटेड देखने को मिलती है। कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी है, अर्बनाइजेशन है, तो पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी बनेंगे। तो यहाँ पे जो है मेन टेक अवे क्या होगा कंक्लूजन का या आंसर का? कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है और ट्रेड नेटवर्क जो है एग्जिस्टिंग थे। इस वजह से हमको ट्रेड विद रोमन जो है प्रॉस्पेरस देखने को मिलती है। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि सिग्निफिकेंस पूछा है ना? क्वेश्चन ने सिग्निफिकेंस पूछा है और रेदर उसके एक्शंस का अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पर क्या सिग्निफिकेंस था, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको अलग-अलग फैक्टर्स में हम जो है डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल एक्सपेंशन, वेस्टर्न क्षत्रप्स, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, ब्राह्मणिकल लेजिटिमेसी, पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्डर, इस सब जो एस्पेक्ट्स में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी रिप्रेजेंटेड द हाई पॉइंट ऑफ सतवाहना पावर, combining territorial expansion, anti-Kshatrap warfare, and Brahmanical political legitimization. गौतमी पुत्र को जनरली सतवाहना पॉलिटिकल रिसर्जेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर माना जाता है और उनके रेन में सतवाहना अथॉरिटी को कंसिडरेबल कंसोलिडेशन मिला, है ना? फर्स्ट अगर पॉइंट हम टेरिटोरियल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो सतवाहना पावर रीच्ड इट्स वाइडर रीजन्स। उनकी इंस्क्रिप्शन स्पेशली नासिक में जो इंस्क्रिप्शन है एसोसिएटेड विद हिज मदर गौतमी बालाश्री, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इट पोर्ट्रेज हिम एज अ पावरफुल रूलर हु डिफीटेड सेवरल एनिमीज एंड रीअसर्टेड सतवाहना अथॉरिटी। इंस्क्रिप्शन क्लेम करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल एविडेंस के तरीके से, इसलिए क्लेम्स को लिटरली मैप पर 100% टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं मानना चाहिए। एंटी क्षत्रप वॉरफेयर देखने को मिलता है नहापना के साथ में। ये गौतमी पुत्र की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का सेंट्रल एलिमेंट है। वेस्टर्न डेक्कन में सतवाहनास का मेजर कंपेटिटर थे वेस्टर्न क्षत्रप्स, स्पेशली नहापना। गौतमीपुत्र defeated Nahapana and recovered territories associated with his authority। इसमें हमको देखने को मिलते हैं कि जो नहापना के जो कॉइन्स हैं वो रीस्ट्रक्ट किए थे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ठीक है? इससे पता चलता है कि अथॉरिटी मतलब उनको हराया गया था और उनकी टेरिटरी में अब किसी और का कंट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है?
शाकाज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ये भी हमको नासिक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। पहलवास के साथ में यवनास, तो ये इंडो ग्रीक्स और इन सबको यवनास बोलते थे, ठीक है? इनके साथ में भी जो है हमको गौतमी बालाश्री के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है? फॉरेन विक्ट्रीज़, ये रॉयल आइडियोलॉजी से हमको फॉरेन विक्ट्रीज़ का आइडिया लगता है। अगर हम ब्राह्मणिकल आइडेंटिटी की बात करें, ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल लेजिटिमाइज़ेशन की बात करें, तो गौतमीपुत्र को इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मणिकल वैल्यू का प्रोटेक्टर बोला गया है, सोशल ऑर्डर का अपहोल्डर बोला गया है, इस रूप में पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल प्रोसेस दिखता है कि पोस्ट मौर्य पीरियड में रीजनल किंगडम्स आए, ब्राह्मणिकल लेजिटिमाइज़ेशन बढ़ा, जिनियोलॉजीज़, रिचुअल्स, टाइटल्स वगैरह उस तरीके के बने और उससे जो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्लेम की गई। यानी किंगशिप को रिलीजियस कल्चरल लेजिटिमेसी भी बनाया गया, ठीक है? भी बनाया गया, ठीक है? वर्ना रिस्टोरेशन में इनका जो है हमको सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। प्रेजेंटेड रूलर एज़ सोशल ऑर्डर रिस्टोरर, 4 वर्ना आइडियोलॉजी को रिस्टोर करने में जो है इनका देखने को मिलता है सिग्निफिकेंस। इंपीरियल टाइटल्स एनहांस सोवरेन स्टेटस, महाराजा, राजा-राजा जैसे जो टाइटल्स हैं अडॉप्ट किए गए। मैटरनल लेजिटिमाइजेशन देखने को मिलता है ना? जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी बालाश्री का नाम पहले आ रहा है अपने बेटे के, गौतमी बालाश्री, है ना? वाज़ द मदर ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है? तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर में हमको जो है मदर के नेम देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन किया इन्होंने, स्ट्रेंथेंड पोस्ट मॉडर्न डेक्कन स्टेट, ठीक है? इस तरीके से हम इसको जो है इसको आंसर को लिख सकते हैं। अब कैसे सिग्निफिकेंट थे देख लिया हमने। पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल कंसोलिडेशन इन्होंने किया, क्षत्रप्स को चैलेंज किया, डेक्कन को मेजर पॉलिटिकल पावर बनाया, मैटरनल आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है ना? तो ये सब रीज़न हमने देखा, यवनाज़, पहलवाज़ इन सब के साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखा। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि गौतमी पुत्रा's significance lies in transforming Satvahana power into a major post-modern Deccan counterweight to the Deccan Kshatraps, while embedding kingship within a Brahmanical ideology. है ना? लॉजिक देखो, मिलिट्री विक्ट्री से पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हुआ, डेक्कन में पावर बढ़ी, क्षत्रप को काउंटरवेट किया, ब्राह्मणिकल लेजिटिमेसी जो है हमको देखने को मिलती है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। देयरफॉर गौतमीपुत्र इम्पोर्टेंट सिर्फ एक सक्सेसफुल किंग के रूप में नहीं थे, बल्कि पोस्ट मॉडर्न स्टेट फॉर्मेशन के मेजर एक्टर में से एक देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Satvahana polity was characterized by a combination of central authority and regional autonomy. Examine, इस चीज़ को जो है हमको एग्जामिन करना है। क्वेश्चन की डिमांड है कि दो अपेरेंटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल ऑटोनॉमी। क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा है कि सतवाना स्टेट कितना सेंट्रलाइज़ था और कितना डिसेंट्रलाइज़ था, यही पूछ रहा है। सो आंसर को जो है बाइनरी नहीं बनाना है कि फुल्ली सेंट्रलाइज़्ड है या फुल्ली डिसेंट्रलाइज़्ड है, इंस्टेड एक लेयर्ड पॉलिटी जो है ये थी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन कि सतवाना पॉलिटी कंबाइंड अ स्ट्रॉन्ग मोनार्किक सेंटर विद फ्यूडेटरीज, लोकल अथॉरिटी एंड मोबाइल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, प्रोड्यूसिंग अ लेयर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोनार्किक सेंटर है कि किंग वो सेंट्रल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी। एविडेंस किससे देखने को मिलता है हमको, इसके पॉइंट्स के एविडेंस टाइटल्स वगैरह से देखने को मिलते हैं, है ना? इसी में इंट्रोडक्शन में ही आपका पूरा आंसर है अगर देखें तो, ठीक है? रॉयल टाइटल से देखने को मिलते हैं हमको, किंग वाज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। इंस्क्रिप्शंस से पता चलता है किंग वाज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है? नासिक इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। मिलिट्री कैंपेन्स, टेरिटोरियल क्लेम्स, कॉइनेज वगैरह से, डायनेस्टिक सक्सेशन से हम जो है बता सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है? सेंट्रल लेजिटिमेसी देखने को मिलती है। धर्मा स्ट्रेंथेंड रॉयल अथॉरिटी, ठीक है? तो धार्मिक किंगशिप टाइप का हमको देखने को मिलता है। टेरिटोरियल डिवीजन किस तरीके से था? राष्ट्र जो है वो बड़ी यूनिट थी, आहारा वाज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स। फ्यूडेटरीज़ देखने को मिलते हैं हमको यहाँ पे। सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल सबऑर्डिनेट रूलर्स या एलीट ग्रुप्स इंपॉर्टेंट थे और ये सेंट्रल स्टेट को रेवेन्यू, मिलिट्री सपोर्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते थे। बट इम्पॉर्टेंट है कि फ्यूडेटरी जो है मॉडर्न इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे नहीं थे, दे एग्जिस्टेड विद इन द हायरार्की ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप। लोकल अथॉरिटीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? उसके उसके अलावा मोबाइल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है। ये मिलिट्री कैंप्स देखने को मिलते हैं। इनको कटकाज़ या स्कंदवराज़ बोला गया। महाभोजाज़, ये रीजनल अथॉरिटी थे, है ना? महाभोजा चीफ्स देखने को मिलते हैं, सेनापतिज़ देखने को मिलते हैं। इनके साथ में सिर्फ मिलिट्री का पावर नहीं था, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन भी था, प्रोविंशियल गवर्नेंस भी सँभालते थे ये।
गोलमिकास देखने को मिलते हैं जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, एंड दे ऑल्सो हैड मिलिट्री डायमेंशंस एज वेल। कॉइन ऑटोनॉमी, सम फ्यूडेटरी इशूड अ कॉइनेज एज वेल, कॉइनेज अथॉरिटी भी थी, है ना। तो इस तरीके से जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रंटियर गवर्नेंस के लिए भी हमको एस्पेक्ट देखने को मिलता है ना, कि लोकल स्ट्रक्चर एडेड इंटीग्रेशन, क्योंकि अब जो फ्रंटियर रीजन्स है उनको डायरेक्टली सेंटर से जो है उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। तो ट्राइबल रीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेंट्रलाइजेशन के क्या एविडेंस थे? मिलिट्री कैंपेन्स, किंग रेवेन्यू, इंस्क्रिप्शन। और रीजनल ऑटोनॉमी के क्या एविडेंस है? लोकल एलिट्स, फ्यूडेटरीज, गिल्ड्स, रीजनल एस्टैब्लिशमेंट, कॉइनेज अथॉरिटी उनके पास थी कई के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि सतवाहना पॉलिटी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ लेयर्ड रीजनल स्टेट where central kingship depended upon negotiated cooperation with local and feudatory authority. लेयर्ड रीजनल स्टेट था बिकॉज पावर एक सिंगल सेंटर में कंसंट्रेटेड नहीं थी। किंग जो है उसके नीचे रीजनल एलिट्स होते थे, फ्यूडेटरीज होते थे, लोकल इंस्टीट्यूशंस होते थे। सो सतवाना पॉलिटी को समझने का बेस्ट मॉडल है सेंट्रल सोवरेनिटी विदाउट कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सतवाहनास टू कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ नदर्न एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, किस तरीके से करें? तो इसमें इवैल्यूएट जो है बोला गया है। इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करो, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो और एक्सटेंट और लिमिटेशन को जज करो। ठीक है, नॉर्थ डेक्कन साउथ किस तरीके से जो है कनेक्ट किया, है ना। तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन कि द सतवाहना ऑक्यूपाइड द डेक्कन स्ट्रेटेजिक मिडिल जोन। अब क्या होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और बीच का जो एरिया है दिस इज डेक्कन। तो मिडिल जोन हो गया। फैसिलिटेटिंग interaction between northern political tradition and southern commercial, religious and cultural network। स्ट्रेटेजिक जो है मिडिल जोन देखने को मिलता है। क्यों मिडिल बोला गया हमको पता है। नॉर्दर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या थे? ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल आइडियाज, संस्कृत कल्चरल एलिमेंट्स, इंपीरियल या रॉयल ट्रेडिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, ये जो है नॉर्दर्न ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं। सदर्न कमर्शियल नेटवर्क्स में इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, वेस्टर्न कोस्ट को ईस्ट कोस्ट से जोड़ा, है ना, सदर्न पेनिनसुला से जोड़ा। रिलीजियस नेटवर्क्स लाइक मोनास्ट्रीज, मंक्स, पिलग्रमेज, इन सब में कंट्रीब्यूशन देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो किस तरीके से किया थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डेक्कन ब्रिज बने, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए फैसिलिटेट किया। मॉडर्न लेगेसी में हमको कुछ जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अमात्यान एंड महामात्रास। ठीक है, ब्राह्मणाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडियन रिचुअल आइडियोलॉजी भी साउथवर्ड फैलती दिख रही है। अश्वमेध वाजपेय जैसे यज्ञ करे इन्होंने, देखे हमने। ठीक है, वर्ना आइडियोलॉजी को जो है री किया। वैष्णविज्म देखने को मिलता है हमको, है ना। पैन इंडिया रिलीजियस ट्रेडिशन इट एक्सपैंडेड। ठीक है, अब बुद्धिज्म जो मोनास्टिक नेटवर्क है वो अक्रॉस द रीजन देखने को मिलता है। इवन सांची का जो रिपेयर है वो भी देखने को मिलता है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यू कैन राइट। ठीक है, ट्रेड नेटवर्क्स को कनेक्ट किया। इवन प्राकृत लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज को भी सपोर्ट किया। गहा सतसई जो है, हालांकि हु वाज अ रूलर, सतवाहना रूलर, उन्होंने प्राकृत में गहा सतसई लिखी है। आर्ट ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। रीजनल आर्टिस्टिक फॉर्म्स वर सर्कुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन अमरावती ट्रेडिशन। ठीक है, और मैरीटाइम ट्रेड को कनेक्ट किया, ये तो हम समझ ही चुके हैं, ये तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो आर्ट, लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेशन सबको कनेक्ट किया। लेकिन लिमिटेशन भी हो सकते हैं कुछ, है ना। सतवाहनाज ने इंडिया को कल्चरली होमोजेनाइज नहीं किया। रिलीजियस कल्चर्स रिमेन स्ट्रांग, है ना। तो बेटर फॉर्मुलेशन में वी कैन राइट कि इंटीग्रेशन थ्रू इंट्रैक्शन वाज देयर बट नॉट यूनिफॉर्मिटी। तो इसमें जो है 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। आई होप मैंने लगाया तो था बट आई डोंट नो इफ आई मिस्ड इट। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट्स आप लिमिटेशन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सतवाहना, अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, आंसर को किस तरीके से कंक्लूड हम करेंगे? तो वी कैन राइट कि द सतवाहना एक्टेड एज अ डेक्कन कल्चरल ब्रिज फैसिलिटेटिंग circulation of administrative ideas, religious tradition, a language, artistic form and commercial practice across the subcontinent। ठीक है, तो यहाँ पे सतवाहनाज वर कनेक्टर रेदर देन होमोजेनाइजर। सो ये डिस्टिंक्शन आंसर में लिखना वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सतवाहना पीरियड मार्क्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द ट्रांजिशन ऑफ अ ट्राइबल
और रीजनल पॉलिटीज टू टेरिटोरियल स्टेट इन दी डेक्कन। ठीक है, तो क्वेश्चन की डिमांड है कि क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेट फॉर्मेशन के बारे में है। जो ट्रांजिशनल ट्राइबल या रीजनल पॉलिटीज़ थी, उनका टेरिटोरियल स्टेट के साथ में क्या कनेक्शन है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन्ड टेरिटरी होती थी, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इसको जो है इंट्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वी हैव रिटन द सतवाना पीरियड विटनेस्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल political formation into a more structured territorial state supported by agriculture, administration, trade, and ideological integration. ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? डेक्कन में पॉलिटिकल पावर इनिशियली हाईली लोकलाइज़्ड थी। डिफरेंट चीफ्स, क्लैन्स, लोकल एलिट्स, रीजनल ग्रुप्स वगैरह हुआ करते थे। सतवाना ने इन डाइवर्स ग्रुप को लार्जर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट किया। ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड टेरिटोरियल स्टेट देखने को मिलता है, मतलब डिफाइन्ड टेरिटरीज़, पॉलिटिकल अथॉरिटी, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और लेजिटिमेसी, इन सब के पॉइंट्स हमको जो है देने हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एस्पेक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है आंसर में। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि द सतवाना इलस्ट्रेट एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ डेक्कन स्टेट फॉर्मेशन where territorial authority emerged through the interaction of agrarian expansion, local elites, commerce, and military power and ideological legitimization। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रांजिशन बोला है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोला है। ठीक है, आई बिलीव हमने जो है इनफ सब जो है एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है। 2 पार्ट्स में हमने सतवाना वाले लेक्चर्स अपलोड किए थे। वी हैव ऑलमोस्ट अपलोडेड लाइक 12 क्वेश्चंस इन देम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही, देन यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।